Hello, good evening, everyone. And I'm back with a fantastic person today to share with you about the money, finance freedom. And I was really excited to invite her on the my platform where I really wanted to share that how beautifully she has transformed so many women and she has helped the women to understand what exactly is about financial freedom. So we have Anupama ji with us. She's a finance freedom coach for women. She has 36 years of experience as a banker, and finally a banker turned into a coach. So I really want to welcome you, Anupama ji. She's here. Anupama ji, can you see here a camera sign with plus on it? Just go and press on it so that I can take you in for the live. Please go ahead, Anupama ji. So let's give her some time to do this. Yeah, that's great, Anupama ji. Super. Hello, Richa. Welcome to the live. Anupama ji, I have accepted. Just check. You will get a yes. Hello. Superb. Good Hello, evening. Anupama ji. How are you? Fine. I Good was evening. just telling everyone that you have 36 years of experience as a banker. Yes. So you can teach us so much, Anupama ji. You are a Yes. powerhouse of knowledge. So Yes. really wanted that your wisdom must be shared with every woman, especially in my tribe. Because I Mm. feel that I was working for so many years, Anupama ji. लेकिन problem ये था कि मुझे अपना ही पैसा manage करते नहीं आता था. It was Mm-hmm. really it was funny, but that's the truth. So I thought कि आज तो अनुपमा जी को बुलाया जाए और हर वो लेडी को सिखाया जाए, whether she's a homemaker, whether she's a working professional, whether she's at a leadership position, कि कैसे अपने finances को अपने हाथ में लेके वो सीखा जाए. Right, Anupama ji? Yes. So first, Yes. I want you to introduce yourself. I have done a little bit of introduction for you, but मुझे चाहिए कि आप विस्तार में बताइए क्योंकि 36 year का experience, कैसे आपने सोचा कि मैं बैंकर से कोच बन जाऊं और आपका भाई क्या था, आपको क्या लगा कि क्या मिस होता है एक विमेन में कि वो बिल्कुल भी बजटिंग या फिर कैसे स्पेंड करना है, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना है, बिल्कुल नहीं पता रहता अनुपमा जी, राइट? सो जस्ट गो अहेड एंड शेयर योर जर्नी. व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट एंड दैट यू डिसाइडेड टू बिकम द कोच? मैं अनुपमा हूँ और मैंने 36 इयर्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम किया है. मैंने MSc फिजिक्स में किया था, बट बैंकर बन गई. वहां पर जो है बहुत सारी जो लेडीज आती थी, मुझे देख के अफसोस होता था कि पढ़ी लिखी हैं पर फॉर्म्स नहीं भर पाती थी. दूसरे से कहती थी कि मेरा भर दो, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था उनमें कि वो फॉर्म भरें, वो अपने इन्वेस्टमेंट को सोचें. छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताती हूँ. जैसे एक आजकल भी चल रहा है प्रधानमंत्री द्वारा कि 12 रुपए का एक इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा. मैं बैंक में थी एक बार, मैंने एक लेडी से कहा कि ये करवा लो अपने लिए. उसने 12 रुपए के लिए बोला कि मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी और उसके बाद मैं कराऊंगी, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगी, मुझे घर में डांट पड़ेगी. आप सोचिए कि 12 रुपए कोई कहीं भी खर्च कर सकता है और वो इंश्योरेंस कराने को नहीं तैयार थी. तो हमारे यहाँ देश में लेडीज की इस तरह की स्थिति है और कुछ मायनों में तो मैं कहूंगी कि लेडीज ने खुद बना ली अपनी ये स्थिति. एब्सोल्युटली ट्रू. हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जेंट्स इतना ज्यादा रोक रहे हैं, इतना ज्यादा बोल रहे हैं, पर उनमें क्योंकि एक समय में उनसे कह दिया गया कि तुमसे नहीं होगा, तो उन्होंने मान लिया कि ये जो फिनेंस है, ये जो नंबर्स हैं, इनका ये सिस्टम है, ये सब मेरे लिए नहीं है. मेरे लिए तो सिर्फ घर का खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, सजना संवरना है, घूमना है, एंजॉय करना है. लेकिन इसके पीछे से अगर उनकी फाइनेंशियल स्थिति नहीं अच्छी होती है, उन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, उस स्थिति में बहुत ज्यादा अगर उनके हस्बैंड बीमार पड़ जाएं या उनकी डेथ हो जाए, उसके बाद उन्हें बहुत लोग बेवकूफ बनाते हैं.
उनको अपने फाइनेंस को, अपने चीजों को बैंक से लेने में, इंश्योरेंस कंपनी से लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं तो, मेरा ये मिशन है कि मैं 1 मिलियन लेडीज को ये सिखाऊं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, वो कैसे समझें, अपनी चीजों को जानें, ताकि उन्हें कोई भी विपरीत परिस्थितियां हों तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अपनी चीजों को समझ सकें। लेकिन इस चीज को लेडीज को आज से समझना होगा, ये नहीं कि जब उनको प्रॉब्लम में आ गई है तब वो समझें। आज से समझेंगी कि नहीं, मुझे सब कुछ जानना है, समझना है। और मैं नहीं समझती कि अगर प्रॉपरली अपने हस्बैंड से कहेंगी या अपने घर में कहेंगी तो कोई उन्हें बिल्कुल मना कर देगा कि नहीं नहीं, तुम्हें छूने की जरूरत नहीं है। पर यस। हाँ, थोड़ी सी उनको अपना, जैसे रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना होगा। जैसे लेडीज ने व्हाट्सएप चलाना सीख लिया, फेसबुक सीख लिया, है ना, इंस्टाग्राम चलाना सीख लिया, तो अगर वो फाइनेंस के बारे में सीखेंगी तो वो सीख सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। अनुपमा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। यहाँ पे मैं इंटरवीन करके एक बात बोलना चाहूंगी। जैसे हम कोचेस हैं, हमारे मास्टर क्लासेस रहते, बूट कैंप्स रहते, तो व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू हमारे एड्स देखते हैं, ज्वाइन भी करते हैं। बट मैनी टाइम आई हैव सीन दैट लेडीज बोलती है, रुकिए मैं मेरे हस्बैंड के पेटीएम से पे करती हूँ, रुकिए मेरे बेटे को बोलती हूँ वो अमाउंट ट्रांसफर कर देगा। सो आई फील एंड आई टेल देम दैट दिस इज व्हाट वेयर यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। इंस्टा, व्हाट्सएप या फेसबुक चला रहे हैं तो आपके मोबाइल में पेटीएम भी होना चाहिए, या आपका मींस जो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो भी डाउनलोडेड होना चाहिए, ताकि एनईएफटी कैसे करना है, आरटीजीएस कैसे करना है, ये भी तो लर्निंग है, राइट अनुपमा जी? बिल्कुल। तो मुझे, बिल्कुल। मैं एक बार अपने ही कोच से बात करी थी कि लेडीज इतनी छोटी छोटी, एंड एक दो बार तो अनुपमा जी इट्स फनी, मुझे किसी ने किसी दूसरी सिटी से बोला, मैम आप कैश लोगे? मैंने कहा भाई मैं क्या हर सिटी में एक एक इंसान रखूं जो कैश लेने आए? सो द पॉइंट इज अनुपमा जी, भले विमेन काम करती हैं, कुछ भी होती, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, औरतें जुगाड़ू बहुत होती हैं, राइट? बट दे आर नॉट इन दिस लेवल कि हम अपने आप को अपग्रेड करें। जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस बोलूंगी, मैं इतना कमाने के बाद भी मुझे नहीं आता था इन्वेस्टमेंट्स कैसे करना है, क्या करना है। मैं मेरे हस्बैंड से पूछती थी, या जब फाइल रिटर्न करना रहता था तो मैं अपने हस्बैंड के सीए से बात करती थी। अभी भी सब कुछ तो नहीं सीखी हूँ, इसलिए मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि अनुपमा जी आए और मुझे सिखाए। बट हाँ, अब मैंने इन्वेस्टमेंट सीखे हैं, कैसे कैसे अपने मींस सेविंग्स को ध्यान रखना, उसमें से कितना परसेंट कहाँ इन्वेस्ट करना, ये समझा है। सो अनुपमा जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सिर्फ वर्किंग वुमेन के लिए है, या हाउसवाइफ्स भी अपने आप को पूरा बैलेंस करके चल सकती है और फाइनेंशियली लिटरेट हो सकती है? कर सकती हैं। देखिए, कोई भी कर सकता है, हाउसवाइफ हो, इवन स्टूडेंट हो, उसको बस, क्योंकि एक बहुत बड़ी कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि हमें फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। करेक्ट। हाँ, छोटे बच्चों को गुल्लक जरूर एक दी जाती थी, पिगी बैंक, कि बच्चों इसमें कोई पैसे दे के जाता है अगर घर में तो मतलब अगर माँ थोड़ी सी ऐसी है कि नहीं बचा के रखो पैसे, तो वो बच्चों से कहती थी कि पिगी बैंक में डाल, इकट्ठे कर लो, बस इतना सिखाया जाता था। उसके आगे नहीं सिखाया गया कभी कि कैसे सेव करना है, फिर इन्वेस्ट कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, या अपने गोल्स को कैसे डिसाइड करना है। हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, की क्या गोल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग मुझे कितना पैसा बचा लेना चाहिए। एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि करोड़ों रुपया हो जाए। यस, थैंक यू सो मच अनुपमा जी ये हाँ, बोलने के लिए, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, सबको ऐसा ही लगता है जब लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे, तभी हम फाइनेंशियली फ्री होंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आपको पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, आपके सारे काम हो जाए, है ना। तो वो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। जब आपके पास इतना टाइम हो कि आप अपने टाइम को कहीं भी लगा सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ कमाने में लगे हुए हो, तो टाइम से आप इंजॉय भी कर सकते हो, फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो, अपने मेडिटेशन के लिए, अपने अफर्मेशन लिखने, हर चीज के लिए टाइम आप निकाल सकते हो। प्लस आपको पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो। करोड़ों होने से नहीं है। और हाउसवाइफ के लिए स्पेशली बताना चाहूंगी तो वो शायद ज्यादा रिलेट कर पाएंगी नहीं, उनको लगता है ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये बातें जो हो रही हैं वो मेरे लिए नहीं है, हाउसवाइफ अक्सर ये समझती हैं। तो हाउसवाइफ, जब आप सोचिए हमारी दादी नानी थी, वो भी क्या करती थी, पैसा उनको मिलता था, उसमें से भी बचा के दाल चावल के डिब्बों में डाल देती थी, है ना। यस यस यस।
तो वो बचाती थी पैसा, उनको मालूम था कैसे बचाना है। आप ये सोचिए कि वुमेन तो बहुत अच्छी मैनेजर्स होती हैं, Yes. जो मतलब उनको मालूम होता है कि कई एमबीए क्लासेस में वुमेन के लिए स्पेशली बताया जाता है कि कैसे वो अपने किचन को मैनेज करती हैं, कैसे अपने घर को मैनेज करती हैं। तो वो बेटर मैनेजर्स हैं, लेकिन वो अपनी स्किल को समझ नहीं पा रही हैं। उन्होंने बस फाइनेंस से अपने आप को दूर कर लिया है कि ये Yes. मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है, Yes. Yes. इसमें Yes. मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है, ये तो हस्बैंड संभालेंगे या घर के आदमी लोग संभालेंगे। So true. लेकिन हाँ, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हो, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो कोई बात नहीं, एक लेडी के संग कुछ हो गया, उसके हस्बैंड को हो गया या कुछ, तो दूसरे लोग संभाल लेते थे। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी उस लेडी के ऊपर आती है। अगर वो लेडी नहीं, पहले से तैयार नहीं होगी उस चीज को संभालने के लिए, उस प्रेशर को लेने के लिए, तो वो संभाल नहीं पाएगी, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी लेडी कैसी भी परिस्थिति आए, इतनी स्ट्रांग हो कि वो सारी परिस्थितियों को झेल सके, संभाल सके। इसलिए आज से वो समझना शुरू करें। जैसे जो हाउस वाइफ्स हैं, वो उनको जो भी पैसे घर चलाने के लिए मान लीजिए हस्बैंड से मिलते हैं, उसमें से कुछ नहीं तो 100-200 रुपए वो बचाना शुरू करें, पर दाल चावल के डिब्बे में नहीं डालें उसको। उनका एक खुद का अकाउंट जरूर होना चाहिए जो उनके नाम पे हो, और जिससे वो सारे लेन देन कर सकें। और मैं तो जब मैं बैंक में थी, जो लेडीज आती थी और अकाउंट खोलती थी, उनको मैं पूरा नेट बैंकिंग कैसे होगी, एटीएम कैसे चलाओगे तुम जाके, वो मैं सब कुछ सिखाती थी उनको। और कहती थी कि खुद करके आओ और बताना क्या आया था, फोटो खींच के ले आना, क्या क्या एरर आई थी, क्या So sweet. क्या So हुआ sweet. था जो आपसे नहीं हो रहा था वो। फिर मैं उनको पूरा मतलब फ्लो डायग्राम जैसा बना के दे देती थी, और हो जाता था तो वो थैंक यू बोलने आती थी, मैडम आपने मुझे सिखा दिया। So sweet. और Anupama. और Um, एक हाँ, हाँ, एक और चीज बताऊंगी कि एक समय था, क्योंकि मैंने 36 साल काम किया है, तो कुछ बच्चे होते थे जो अपने पापा के संग उंगली पकड़ के आया करते थे। अभी बाद में कभी मैं दोबारा उस ब्रांच में पोस्टेड हुई, तो वो बच्चे अपने बच्चों से बताते थे, ये आंटी ने मुझे सिखाया था कि कैसे so कि nice. कैसे बैंक में फॉर्म भरते हैं, कैसे ये करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता था, अपने बच्चों से कहते थे पैर छुओ, जो दादी के पैर छुओ। But इन्होंने मुझे that's सिखाया था सब अनुपमा जी. It's so sweet. कुछ। And मुझे सबसे खुशी ये होती है कि इस एज में भी आपने सोचा कि 36 साल बैंकिंग हो गई. Now I want to have a second inning. और अब मैं दूसरी औरतों को फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए हाउ टू अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे स्पेंड करना है, ये सिखाने के लिए आई है. दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग एंड दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी एंड आई थॉट कि नहीं, अनुपमा जी को तो जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि 20 साल काम करने के बाद भी मुझे पता था आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस, टू बी वेरी ट्रू. So Anupama ji, those who have joined right now, welcome to our live. She is Anupama. She is something which I really wanted. She is a finance freedom coach and she has 36 years of experience as a banker. तो जरूर सुनिए उन्होंने 36 years में क्या क्या देखा है कि women इतना कमाने के बाद भी या इतना शक्कर और दाल चावल के डब्बों में छुपाने के बाद भी क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, क्यों नहीं सीखती हैं, क्यों नहीं नेट बैंकिंग चलाती हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ती हैं. सो अनुपमा जी, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज that what specific steps can women take to achieve financial independence and freedom? क्या वो steps ले सकती हैं simply अपने financial independence और freedom को achieve करने के लिए? देखिए, पहला, अगर कोई हाउसवाइफ भी है, वो अपने जो भी उसे पैसे घर चलाने को मिलते हैं, उसमें से अगर 500 रुपए भी बचा पाती है वो, तो मैं तो चाहूंगी कि उसकी एक वो आरडी जरूर खोल दे कि हर महीने वो 500 रुपए उसमें जमा करे। मैम अनुपमा एक जी, आप क्या आरडी भी सिंपल टर्म्स में एक बार समझा पाएंगी? ओके ओके ओके, रिकरिंग डिपॉजिट, सॉरी, मैं बैंक में ऐसे ही बोलती थी तो मेरे मुंह से वही निकला। Yes. मैं एक सेविंग बैंक अकाउंट जरूर खोलना है, हर लेडी के पास अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए अगर वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहती है तो। प्लस उसको एक रिकरिंग डिपॉजिट जरूर खोलना चाहिए, और उसमें अगर मिनिमम 500 रुपए, 1000 रुपए वो हर महीने बचा पाती हैं तो बचाएं। और
साल जब पूरा हो जाए, मान लीजिए उन्होंने 1 ईयर का खोला या 2 ईयर का खोला, तो उसकी एक एफडी बना सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर एक और बहुत बड़ा अच्छा तरीका है जो हम अक्सर अपने बैंक में बताते थे लोगों को, कि जो फिक्स डिपॉजिट आप करते हो ना, उसे मंथली इंटरेस्ट वाली कर दो। तो एक तो आरडी आपकी चल रही है 500 की और 1000 की, एक उस अमाउंट की खोल दो जो इंटरेस्ट आपका आता है, जो फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आएगा उसकी आप एक और आरडी चला दोगे, तो डबल बेनिफिट हो जाएगा। मान लीजिए आपको 7% मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट में, तो 7 ही आपको आरडी के उसमें मिलेगा। तो वो जब 1 साल बाद पूरा होगा तो वो ज्यादा आपको पैसा देगा, फिर उसको आप और करिए। इंसान होना चाहिए अनुपमा जी आपके जैसा जो सच में इस बारे में इतना एक्सप्लेन करे, बिकॉज आई रिमेम्बर, और मैंने बहुत सारी विमेन को देखा है कि उनको किटी करना बहुत पसंद है, किटी पार्टी। मुझे शुरू से किटी पार्टी पसंद नहीं थी, और मैं बहुत सारे लोगों को ये समझा चुकी थी कि किटी पार्टी से अच्छा गो फॉर रिकरिंग डिपॉजिट, राइट? क्योंकि आप हर महीने 5-5, 6-6, 7-7 हजार की किटी कर रहे हो, यही आप बैंक में जमा करोगे तो यू विल गेट मोर इंटरेस्ट, बिकॉज किटी पार्टी में अनुपमा जी इंटरेस्ट नहीं मिलता, करेक्ट? सो इट्स सो सिंपल कि कितने बेनिफिट से आपका सेविंग अकाउंट है, आपको हर महीने आप जितना डिपॉजिट करें, सो यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट, राइट अनुपमा जी? यस, तो इस तरह से वो बचा सकते हैं। अच्छा, और भी एक अच्छा तरीका है कि अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट वो लें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में, तो एसआईपी एक खोल सकते हैं, और मिनिमम अमाउंट एसआईपी का 500 रुपीज है। मैंने इतने सालों बाद ओपन किया है, मतलब बहुत सालों बाद। और उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे उन्होंने व्हाट्सएप चलाना सीखा, वैसे ही एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ज़ीरोधा कर लेंगे या अपस्टॉक कर लेंगे, कुछ ऐसा ऐप कर लेंगे, और उसमें बस उनके अकाउंट से लिंक होगा और वो पैसे उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएंगे। यस यस। तो इस तरह से और अपने गोल को के हिसाब से काम करना चाहिए। मान लीजिए उनके बच्चे को पढ़ने जाना है 12th के बाद, तो वो अपनी एसआईपी उसने लंबे समय अगर चलाएंगी, तो जिस समय उनका बच्चा बाहर जा रहा होगा पढ़ने, उनके पास अच्छा खासा अमाउंट होगा। तो इस तरह से वो बचा सकते हैं, ये सोच के, पर बीच बीच में निकालना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। ये नहीं कि तोड़ दिया फिर ले लिया पैसा, मतलब वो सोच ले कि ये तो उसी के लिए है और वो जा रहा है, तो वो आराम से बचा सकते हैं। एक और तरीका है एसआईपी का, कि अगर आपने एक 500 की एसआईपी खोली है, उसको बोलते हैं कि हर साल इंक्रीज कर दीजिए 10%। उसमें ऐसे इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। तो अगर पहली बार आप एक साल आपका 500 का एसआईपी चलता है, तो अगले साल 550 का चलेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। 10% ऑलवेज इंक्रीज कर दीजिए उसको। तो आपको पता भी नहीं चलता है, 50 रुपए कहाँ पता चलते हैं, राइट ना, पर आपको मिलते हैं। तो इस तरह से वो कर सकते हैं, और अपने स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए। और सबसे पहले लेडीज को 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। सब चीज ऑनलाइन है, हम लोग को देखिए कहीं नहीं जाना पड़ता ना, एक दूसरे से बात करने के लिए, कोचिंग लेने के लिए, तो उनको ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जरूर ज्वाइन करने चाहिए, या कुछ बुक्स ऐसी हैं जो स्पेशली लेडीज के लिए हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो वो आप मतलब अगर आप चाहेंगे ना कि जैसे जो चीज पाना चाहेंगे, जिस पे फोकस करेंगे, वो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? Yes, बिल्कुल, where focus goes, that area grows. Yes, when after working as a banker for 36 years, you are teaching other women to become literate about their finances. So अनुपमा जी, कितनी बड़ी बात है। तो हर किसी को सीखना चाहिए, ये जज्बा तो होना चाहिए कि मैंने 36 साल इतना सीखा, अब तो कुछ सोसाइटी को दूं, राइट? सो बस उसी के लिए मैंने ये किया। क्योंकि मैंने पाया बहुत कुछ है, अब देना है। पाया बहुत कुछ है, अब देना है। तो देने में अपने देश की लेडीज को मैं स्ट्रांग बनाऊं, तभी तो देश स्ट्रांग बनेगा। नहीं, आधी आबादी अगर जो है वीक रह जाएगी तो कैसे होगा? तो उस आधी आबादी को जो है हमें स्ट्रांग बनाना है। आप सेल्फ लव में स्ट्रांग बना रहे हो, उनको सिखा रहे हो कि सेल्फ लव कैसे करें, है ना, अपने आप को प्यार कैसे करें। और जब अपने आप को प्यार करें, फाइनेंशियल फ्रीडम को भी समझना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल।
तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी समझना जरूरी है, क्योंकि और विटामिन और चीजें तो मिल जाएंगी, पर विटामिन एम के बिना काम नहीं चलेगा, मनी के बिना काम नहीं चलेगा, है ना? So तो nice, Anupama ji. हाँ, So nice. So she explained you about कि आप सिप कर सकते हैं, आप एवरी मंथ आरडी कर सकते हैं, आरडी का अमाउंट आप बढ़ा के उसके बाद आप एफडी में भी जा सकते हैं. तो कितनी छोटी छोटी चीजें पर उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट बताई है. तो ठीक है, अगर आपकी 4 किटीज हैं तो 2 किटीज कट करके सिप कर सकते हैं, आरडीज कर सकते हैं, करेक्ट? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए. और उन्होंने फैंटास्टिक डेफिनेशन बताई फाइनेंशियल फ्रीडम की. अगर वो जानना है तो जब मैं वापस इसकी रिकॉर्डिंग डालूंगी तो जरूर सुनिएगा. सो आई होप एवरीवन दोज हु आर लिसनिंग टू अस, प्लीज जरूर एक थंब डालिए कमेंट बॉक्स में फॉर अनुपमा जी, अगर आपको उनकी छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज और टिप्स पसंद आ रही है. कम ऑन गर्ल्स, गो अहेड. एवरीवन दोज हु आर लिसनिंग अस, show us the thumb in the chat box कि उनके जो छोटे छोटे टिप्स और स्ट्रैटेजीज है रियली बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए. सो आई एम रियली वेटिंग फॉर द थम्स इन द चैट बॉक्स. सो गो. थैंक यू Kor 0903, Dhira Durafe 7, thank you so much. And Anupama ji, one is my co-sister-in-law, one is my aunt. So really thank you कि वो लोग आए और सुन रहे और मोटिवेट कर रहे. Thank you Deep Rooting, thank you Anupos. So this is what we all have to learn. इतना कमाए या इतना कमाए, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है. So my next question to you is Anupama ji, how can a women overcome common financial challenges and barriers which really उनको उनके गोल्स तक पहुंचने में रोकते हैं, और स्पेशली जो ये जेंडर बायस्ड भी होते हैं. तो देखिए जेंडर बायस में ये होता है कि ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो लेडीज को जेंट्स के मुकाबले में कम सैलरी मिलती है. Yes. जबकि लेडीज ज्यादा काम करती हैं. लेडीज कभी उठ के पान खाने सिगरेट पीने नहीं जाती हैं, पूरे समय सिगरेट बैठी रहती हैं अपने सीट पर, है ना? उसके बाद भी जेंट्स को ज्यादा सैलरी मिलती है और लेडीज को कम मिलती है. This is the तो problem उनको of every country. तो ये जो एवरी कंट्री की प्रॉब्लम है, इसको हम यूं तो नहीं दूर कर सकते, लेकिन हम अपने आप को स्ट्रांग बना के, अपने को सेव करके, इन्वेस्ट करके हम अपने आप को मतलब फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं. आप जो भी कमा रही हैं, हो सकता है आपके मेल कलीग से कम है, बट आप 10 to 15% उसमें से बचाने के लिए सोच लें. लेडीज को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है ना? रोज बहुत सारी ड्रेसेस चाहिए, चाहे उनकी जरूरत हो ना हो, या सेल देख लेती हैं तो भाग के सेल में कुछ भी बिना मतलब का भी खरीदती रहती हैं. तो सारी लेडीज को मैं कहूंगी कि जो भी कमा रही हैं उसमें से पहले तो अलग कर दें 10 to 15% बचाने के लिए. उसके बाद बजट जरूर बनाएं, और बजट बनाने में अपनी चीजों को, नीड और वांट्स को अलग अलग लिख लें. 2-3 महीने तक तो उन्हें ये करना पड़ेगा कि अपना जो भी खर्च कर रही है देखें कि ये नीड था या ये वांट था. नीड तो जरूरी चीजें हैं, वो तो करनी है, लेकिन वांट वो चीज है जिसके बिना काम चल सकता है. Beautiful. जैसे सेल में कपड़े खरीद के जा रही हैं जबरदस्ती के, तो वो वांट है उनकी, सेल नहीं है, मतलब वो नहीं है, जरूरत नहीं है उनकी, नीड नहीं है, वांट है वो. तो वांट के लिए जरा सा पॉज हो जाएं और सोचें कि सचमुच जरूरी है, तब तो हम खर्च करें, नहीं तो नहीं करना चाहिए मुझे ये खर्च. क्या सचमुच जरूरत है? तो ये नीड और वांट को समझ के खर्च करना लेडीज अगर शुरू करेंगी तो उनके पैसे बचेंगे, और जब वो बचेंगे तो वो सेव कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं, है ना? ऐसे ही जैसे हर समय बाहर का खाना खाने का चलन बहुत हो गया है, जो कि मतलब हमारे समय में नहीं होता था पर अब है. लेकिन ठीक है, खाया मतलब जो एनवायरमेंट है वैसे हमें भी रहना होता है, ठीक है. लेकिन अगर आप हफ्ते में 1 बार जरूर जाते हैं या 2 बार जरूर बाहर का खाना खाते हैं, तो उसमें से कम 2 बार या 3 बार का कम कर दीजिए. घर में खाना कुछ अच्छा सा यूट्यूब पे देखिए, बनाइए, और जो वो पैसे 3-4 हजार रुपए आप दे आते हैं, क्योंकि खाने से ज्यादा तो टैक्स के पैसे होते हैं. जो सर्विस टैक्स लगता है, जो जीएसटी लगता है, जो स्टेट जीएसटी लगता है, कोई सर्विस टैक्स, जीएसटी,
अनुपमा जी, बिफोर हम ये सेशन एंड करें, आई वांट कि आप सर्विस टैक्स और जीएसटी के बारे में भी बताइए, क्योंकि नीड्स एंड वांट्स में हमें समझ नहीं आता। सेल होता है तो हमें लगता है अरे सेल में बहुत फायदा होता है, बट एक्चुअली सेल में फायदा भी नहीं होता है, नहीं राइट? होता है। तो ये आम औरत को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो अनुपमा जी ने बोला कि अगर हम वांट पे फोकस करें तो कई बार हमारे कबर्ड्स भर जाते हैं, बस एक वो फायदा होता है rather than nothing. So अगर हम काउंट करें तो हमने इतना मनी तो डेडिकेट कर दिया, डेड इन्वेस्टमेंट। आप कब पहनोगे? आप बचा बचा के रखते हो, पता नहीं बचा बचा के चक्कर में हम तब तक खुद भी बचे रहेंगे कि नहीं। खुद भी बचे रहेंगे कि नहीं, सही बात है ये। और फिर फैशन चला जाता है, फिर अब ये पुराने फैशन का हो गया तो नहीं पहनेंगे, तो वेस्ट हुआ ना, खरीद के रखा। एक तो सारी लेडीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अपने बॉडी शेप, अपने स्किन कलर, उसके हिसाब से कपड़े लेने चाहिए। ये नहीं कि किसी को पहने देख लिया वो वैसा मुझे भी चाहिए, नहीं। जो उनके लिए सुटेबल है, जो उनको पावरफुल प्रोजेक्ट कर सकता है, जो अच्छा दिखता है, वो खरीदें। और बहुत सारी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरे, जब भी कोई चीज खरीदे ना, उसको अच्छे किस्म की खरीदें, क्योंकि अच्छे किस्म की चीज ज्यादा दिन चलती है। अगर आप सस्ती वाली बहुत सारी ले आएंगे तो वो कम दिन चलती हैं, तो आप मतलब पर ईयर उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। इसके लिए तो अनुपमा जी मुझे आपके साथ पूरा एक कोचिंग सेशन प्लान करना पड़ेगा, इतने डिटेल में अगर उनको मनी समझना है। यस, क्योंकि तो इतना वो कह रही हूँ। सोचता भी नहीं होगा कि पर वेयर कितना कॉस्ट आता होगा। मतलब आप ऐसे ही जनरल एक बात बता रही हूँ कि अगर आप अच्छे किस्म की चीज खरीदती हैं तो उसको 3-4 साल पहनती हैं। अगर आपने 10-12 बार पहन लिया, सोचिए 2000 की चीज है, अगर 20 बार आपने पहनी तो कितना हुआ कॉस्ट? 2000 की चीज को 20 बार अगर आपने पहना तो 100 रुपए पर वेयर कॉस्ट हुई। लेकिन आपने अगर 300 रुपए, 500 रुपए की कोई चीज खरीदी और उसको 4 ही बार पहना, 2 ही बार पहना और तब तक उसका खराब हो गया, तो क्या हुआ? उसकी कॉस्ट पता चलता 200 रुपए पर वेयर हुई, और बाद में वो तो पोछा भी नहीं बना। राइट। तो इस तरह से सोच समझ के खर्च करना चाहिए, गोल्स पे फोकस करना चाहिए, अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स होती रहती हैं। मैं भी अपनी वर्कशॉप करती हूँ, अभी 19th को है मेरी फिर से वर्कशॉप। फ्री है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं अभी इसमें लिंक दे दूंगी। हाँ, तो आप आइए, उस बुक्स पढ़िए, और ऐसे बहुत सारे एप्स हैं। और जब आपने गूगल पे बहुत सारी चीजें ढूंढ ली कोविड के समय में कि कैसे बनाते हैं, जलेबी भी कैसे बनाते हैं, इमरती भी कैसे बनाते हैं, तो आप ढूंढ सकते हो कि पैसा भी कैसे बचाते हैं, कौन से बात से बचाते हैं। हाँ, एंड यहाँ पे वो चीज अनुपमा जी सबको जरूर बोलना चाहूंगी, पैसे जमाना शी इज नॉट सेइंग कि बिकम कंजूस, शी इज नॉट सेइंग दैट, शी इज सेइंग बी वेरी माइंडफुल व्हाइल स्पेंडिंग इट, इन्वेस्ट प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि यही पैसा आपको डबल 4 टाइम्स ज्यादा होके मिलेगा विद टाइम। सो शी इज नॉट टेलिंग अस कि हाँ, बिकॉज यू नो अनुपमा जी, वर्ल्ड बहुत अलग चल रहा है। तो लोगों को मीन स्पेशली आई सी माई सन, उनको ऐसा लगता है मम्मा आप कमाते हो तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये खर्चा मत करो, वो मत खर्चा करो, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, बिकम बिग हार्ट, स्पेंड। तो आई सेड दिस इज एब्सोल्युटली फॉर यू ओनली, बट दिस इज द इन्वेस्टमेंट व्हिच यू विल गेट आफ्टर सर्टेन इयर्स। करेक्ट? तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है समझाना, राइट अनुपमा जी? तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगी इमरजेंसी फंड के बारे में लेडीज को। वो इमरजेंसी फंड वो फंड है कि आपके घर में मान लीजिए अचानक कार का एक्सीडेंट हो गया है, कार को रिपेयर कराना है, या घर को कभी रिपेयर अचानक कराना है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि पैसे अपने पास निकलते नहीं है उतने कि ये काम कर सकें, तो हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हैं या कोई लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन। तो उसके कारण हम लोन ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। तो अगर जो भी हमारे खर्चे हैं, मान लीजिए मंथली एक्सपेंसेस 50,000 है, तो हमारे पास कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जैसे 50,000 है तो इसका 6 मंथ्स का मतलब 3 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। अब वो 3 लाख आप अपने पास तो हर समय रखेंगे नहीं कि घर में रखा हुआ है, रखना भी नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग कार्ड से पे करते हैं, सब करते हैं। तो 20% उसका घर में कैश जरूर रहना चाहिए। सभी लेडीज को कैश, क्योंकि कैश में पावर होती है। आपके पास कैश है ना, तो आपको लगता है कोई भी मुसीबत आएगी हम झेल लेंगे क्योंकि मेरे पास पैसे हैं।
कार्ड में भले ही कितने पैसे हों, लेकिन कई बार लगता है पता नहीं कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं वहां ये वाला कार्ड एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो जो भी मान लीजिए 50,000 उनके एक्सपेंसेस हैं, उसमें 3 लाख रुपए उनका इमरजेंसी फंड उनको क्रिएट करना चाहिए, 1.5 लाख से 3 लाख तक। तो उसका 20% जो है वो घर में कैश रखें, 20% अपने सेविंग अकाउंट में रखें, और बाकी का बचा हुआ 60% जो है उसकी एफडी बना के रख दें, वाह, ताकि उस एफडी को कभी भी तोड़ के आप अपने अकाउंट में ले लीजिए और वो काम कर लीजिए, जो भी इमरजेंसी आपके पास आई है। तो क्या होगा फिर, वो इमरजेंसी फंड नहीं होगा, वो हैप्पी फंड हो जाएगा, कि आपको फिनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा, है ना। अनुपमा जी मुझे यहाँ एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैंने बहुत हाँ, सारे कोर्सेज भी किए थे जहाँ पे हमेशा बोलते हैं कि डू नॉट गो फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, हाँ, राइट। अब आपको 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान करते हैं, बहुत सारे लोग, मैंने एक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कोच, उन्होंने बोला था इवन इस वर्ल्ड में सब लोग बहुत ज्यादा लोन्स पे घर लेना प्रेफर करते हैं। हाँ, 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 पे मत जाइए कि आप लोन पे घर लें। हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? व्हाट आर योर थिंक? हाँ, लेना हाँ, चाहिए बता या नहीं लेना चाहिए? हाँ, वो बता रही हूँ। देखिए, ये तो इमरजेंसी फंड को तो मैंने बस बता दिया कि फिक्स में इसलिए रखना है कि उसको हम, लिक्विड है वो, उसको हम तुरंत ले सकते हैं। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड या कहीं लगाएंगे, वैसे कुछ म्यूचुअल फंड भी ऐसे होते हैं कि जिनमें अगर आप लगाएंगे तो जल्दी पैसा 1 या 2 दिन में मिल सकता है, लेकिन एफडी एक ऐसी चीज है, आप बैंक लेके पहुंचेंगे और कहेंगे मेरे खाते में डाल दो, तो तुरंत आ जाएगी और मिल जाएगा पैसा। इवन इंटरनेट बैंकिंग हाँ, से आप एफडी बनाते वो हो तो 2 और उसके बाद सेकंड आप खुद ही तोड़ लेते हो उसको, खुद ही उसको ब्रेक करके अपने अकाउंट में ले लेते हो और हो जाता है ना। तो ये तो इमरजेंसी फंड हुआ। बाकी जो लोन वाली बात है, तो लोन देखिए, वो चीजों के लिए लोन लेना गुड लोन है जो अप्रिशिएट करती हैं, जिनकी तो घर तो अप्रिशिएट वैल्यू अप्रिशिएट करती है। लेकिन उन चीजों के लिए लोन नहीं लेना चाहिए जो डिप्रिशिएट करती हैं। जैसे आपने लिया कोई ऐसा लोन, कहना चाहिए कि कार कार लोन तो फिर लोन। भी ठीक है। हाँ, कार लोन, कार तो डेप्रिशिएट करती है, तो बहुत लोग कार लेना भी पसंद नहीं करते हैं। सोचते, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं ओला से चले जाएंगे, इससे चले जाएंगे और कार नहीं लेंगे। लेकिन ठीक है, अगर ये उनकी मतलब गुड विल, वो है, स्वीट विल है कि वो क्या करना चाहते हैं, है ना। लेकिन होम के लिए ऐसा है कि लोन लेना तो ठीक है, कि लोन भाई इमोशनल अटैचमेंट होता है कि मेरा घर, मेरा घर। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउन पेमेंट, कम से कम 40% डाउन पेमेंट करके तब लोन लेना चाहिए। इसलिए कि फिर लोन बहुत ज्यादा नहीं होगा, ईएमआई भी कम हो जाएगी। अगर आप 40% कर देंगे डाउन पेमेंट, तो आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी, टेन्योर भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से वो लोन लेना ठीक है कि आपने थोड़ा तो दे दिया और बाकी आपने लोन ले लिया। और उसमें तो टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, होम लोन में। जब आप पे करते हो हाँ, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे करते हो, तो वो तो ठीक है लोन लेना। लेकिन जैसे लोग घूमने के लिए लोन ले लेते हैं, हाँ, शादियों ठीक के है। लिए ले लेते। हाँ, वही मैं अभी बताने जा रही थी कि एक होटल ऐसा है जो कह रहा है मैरी नाउ पे लेटर। मतलब आप सैड मैरिज अभी कर लो, बड़ी सी शादी, 50 लाख 1 करोड़ खर्च कर लो और मुझे बाद में पे करते रहना। वाह, तो ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज नहीं ठीक है। इस तरह के खर्चों के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। लोन जैसे एजुकेशन लोन लेंगे वो अच्छी चीज है, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है, वो कमाएगा, कमा के मतलब उस लोन को चुकाएगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें, जैसे पर्सनल लोन लोग क्यों लेते हैं, घर में कोई इमरजेंसी हो गई तो पर्सनल लोन ले लिया, या मोबाइल खरीदने के लिए ईएमआई पे मोबाइल खरीद लिया। हाँ। पता चला सैलरी 50,000 है और 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीद लिया और उसकी ईएमआई लगवा दी। इसके लिए अनुपमा जी सोसाइटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, राइट। बहुत हाँ, सारा वैलिडेशन चाहिए, ये दिखाना। हम्म, मैंने जब वो वर्कशॉप अटेंड की थी, आई रिमेम्बर द कोच वाज सेइंग कि इंडिया में तो ये सबसे बड़ा ही मिडिल क्लास गेम है कि सैलरी हाँ, कम होती है बट दे वांट टू हैव हाउसेस इन हाँ, सीआरस एंड कार्स चाहिए इन लैक्स। तो हाँ, पूरी जिंदगी वो लोन पे करने में ही निकल जाती है। हाँ। तो इसी को डेट ट्रैप कहते हैं। मतलब एक डेट अगर खत्म होता है तो दूसरे में फंस जाते हैं यस। और उससे जब कभी बाहर नहीं आते। देखिए, इसमें ये भी नहीं डिपेंड करता कि आप ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो डेट ट्रैप में आ जाएगा। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, आईआईटी आईआईएम के पढ़े लिखे लोग भी डेट ट्रैप में आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की,
कंपटीशन को बीट किया, वहां पर पोजीशन अटेंड की, उसके बाद अच्छी नौकरी मिल गई, पर उनको अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना नहीं आता, क्योंकि कभी स्कूल में सिखाया ही नहीं गया और ना ही माँ बाप ने सिखाया कभी, तो उनको मैनेज करना नहीं आता। फिर क्या है, उनकी बड़ी बड़ी सैलरी देख के क्रेडिट कार्ड वाले आ जाते हैं, पता चला सिटी बैंक वाले भी आ गए और आईसीआईसीआई वाले भी आ गए और उनके पास 4-6 क्रेडिट कार्ड हो गए, है ना। अब उन्होंने फिर अपने हिसाब से खर्च करना शुरू किया, तो पता चलता है जो उनको 2 लाख रुपए महीने सैलरी मिलती है या 2.5 लाख मिलती है, तो अंत में बचती है पता चलता है 40-50 हजार, बाकी की सारी की सारी जो है चली जाती है। एवरी पर्सन फ्रॉम पुणे और फ्रॉम बैंगलोर फ्रॉम हाँ, आईटी, उन सबका मुझे पता हाँ, है यही हाल है। इवन बिकॉज हम अब हाँ, विमेन कोच हो चुके हैं, हम मिलते हैं, सो हाँ, व्हेन आई टॉक टू देम व्हेन दे कम फॉर पेमेंट्स एंड ऑल, मेरे को यही पता चला मैम मैं कमाती तो इतना हूँ, एंड में बचता तो इतना ही है, क्योंकि हाँ, ऑलरेडी मेरी इतनी ईएमआई चल रही है। हाँ। यस, तो ये चीज गलत, तो उसको संभालने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि उस डेट ट्रैप से कैसे बाहर आए। मैं अपने जो आगे के कोर्सेज और क्लासेस हैं उसमें यही सिखाती हूँ कि कैसे आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, कैसे डेट ट्रैप से बाहर आना है। और सबसे बड़ी चीज आजकल के जमाने में जो है, देखिए हम जिस जमाने से हैं, मुझे पेंशन मिलती है ना। हमारे समय में पेंशन थी, लेकिन अब किसी के पास कोई पेंशन नहीं है, हर एक को अपना पेंशन फंड खुद क्रिएट करना होता है। तो अगर वो जॉब ज्वाइन करने से के समय या कोई भी बिजनेस शुरू किया उसी समय से अगर अपने रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, तो वो आगे क्या कर करेगा, क्योंकि आज उसके पास शक्ति है, आज वो काम कर रहा है, कमा रहा है, लेकिन 60-65 साल का होने के बाद उसके पास शक्ति नहीं होगी इतनी, तब क्या वो अपने बच्चों पे डिपेंड करेगा, या बच्चे, उसको लगता है कि उसके बच्चे उसको बहुत अच्छे से रखेंगे, उस समय वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करेगा, सही बात। अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को कैसे करेगा। और तो जहाँ से हम इसलिए रिटायरमेंट प्लान स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। जहाँ से हम हाँ जी। स्टार्ट हुए थे, आपने हाँ, बोला था कि एक औरत हाँ, को अपने बच्चे या अपने हस्बैंड पे डिपेंड होने से बेटर है कि वो अपने फाइनेंसेस को, तो हाँ, व्हेन अ हाँ, विमेन इज ऑफ 60 years old, 65, 55, हाँ, 70, हाँ, तो यू हाँ, नेवर नो आपके पार्टनर आपके साथ कब तक है। इट्स अ हार्श ट्रुथ, हाँ, राइट। तो आपने जो हाँ, चीज बोली कि ये चीज शुरू से ही सोच के इन्वेस्ट करना शुरू करें, सेविंग्स हाँ, करना शुरू करें, हाँ, कि ये बहुत सही चीज आपने बोली जो मुझे भी समझ आई कि आप लोगों के टाइम पे तो पेंशन थी, आजकल तो प्राइवेट जॉब्स है, सब प्रोफेशनल्स है, हाँ, 1 रुपया भी नहीं मिलता जॉब छोड़ने के बाद, हाँ, राइट। तो कितना जरूरी है उस टाइम से अपने फ्यूचर को सोचना। तो इफ यू वांट टू क्रिएट अ गुड फ्यूचर, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे एंड यू हैव टू लर्न हाँ, इट, आज से शुरू करना पड़ेगा वो चीज सा। तो रिटायरमेंट फंड जो है अपना क्रिएट करना शुरू से शुरू करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही करें, लेकिन ये सोचना पड़ेगा ना, इन्फ्लेशन के बारे में भी तो सोचिए। आज अगर आपको 100 रुपए में आधा किलो सेब मिल जाता है, तो क्या अगले साल भी 100 रुपए में आधा ही किलो मिलेगा? हो सकता है 400 ग्राम मिले, हो सकता है थोड़े और थोड़े दिनों बाद 250 ग्राम सेब मिलेगा 100 रुपए में। तो आज जो वैल्यू है, आज जो 50,000 की वैल्यू है, वही अगर हम बाद के लिए देखें तो उसी 50,000 में हम उतने में नहीं रह पाएंगे। आज अगर हम 1 लाख कमाने के बाद कार से चलते हैं, तो हो सकता है रिटायर जब हम हो जाएं तो उस उतने 1 लाख में हम स्कूटर से भी ना चल पाए। करेक्ट। तो इन्फ्लेशन को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जो भी आप बचा रहे हो उसको ऐसी जगह लगाइए जहां से ज्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 6 to 7% तो इन्फ्लेशन होता ही है ज्यादातर। तो अगर आप ऐसी जगह लगा रहे हो जहां पर सिर्फ 7% मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, खाली इन्फ्लेशन के बराबर आप आ जा रहे हो। अगर एफडी में लगाते हो, तो इसीलिए एफडी को लोग मना करते हैं कि एफडी में 7%, लेकिन वो तो मैंने सिर्फ इमरजेंसी फंड वाली को बोला था कि आप उतना पैसा रख लीजिए उस समय के लिए, क्योंकि इमरजेंसी तो अगले 6 महीने साल भर के अंदर आने वाली चीज है ना। तो वो चीज करना। एक है इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए हर एक को, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस हर लेडी को करना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी हेल्थ की आती है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपकी सारी सेविंग जो है वो चली जाती है, पता नहीं चलता ना कि कब 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए खर्च हो गए। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, हर लेडी को ये आप अपने कोर्सेज में भी बताइए कि वो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले, और कम हाँ, उम्र में लेगी। जरूर बताऊंगी पॉइंट, थैंक हाँ, यू। हाँ,
तो कम उम्र में लेगी तो उसका प्रीमियम बहुत कम होगा, ज्यादा उम्र में लेगी तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। हाँ, ये तो मुझे पता ऐसा। जब मैं करवाने गई थी, मतलब अपना और हाँ मेरे हस्बैंड ने करके रखे, बट जब मैं हाँ तभी कुछ प्लान्स इन्वेस्टमेंट करने गई थी परसों, तो पता चला हाँ हाँ यार, उम्र बढ़ जाती है तो कितनी चीजें बदल भी जाती है अनुपमा जी। हाँ हाँ। और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस जरूर करें। टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि वो पैसा आप मान लीजिए 4-5 हजार रुपए हर महीने हर साल देते हैं, तो आपका 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। तो अगर आपको कुछ हो जाएगा मान लीजिए, तो आपके बच्चों को उतना 50 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन इसको कभी भी इन्वेस्टमेंट के संग जो है मर्ज नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसी भी स्कीम्स होती है इंश्योरेंस में जिसमें कहते हैं कि आपका ये इन्वेस्टमेंट भी है और इंश्योरेंस भी है, तो वो ज्यादा अमाउंट में होती हैं। जो टर्म इंश्योरेंस है उसका अमाउंट बहुत कम होता है, तो टर्म इंश्योरेंस जरूर करें, ताकि अगर उनको कुछ हो जाए तो उनके घर के लोगों को उतने पैसे मिल सकें, और उनका मतलब अच्छा खासा उन अमाउंट मिल जाता है जिससे उनका आगे का काम चल सकता है। कम से कम उतने दिन का तो काम चल ही जाता है जब वो अपने को सेटल कर लें, करेक्ट, उस लॉस को बेयर कर लें, है ना। तो वो करना बहुत जरूरी है। तो 2-3 चीजें हैं जिनको जरूर शुरू से ही करना चाहिए, एक इमरजेंसी फंड, एक इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान। अगर ये 3-4 चीजें आपने कर ली तो बाकी तो फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना तो आप सीख सकते हैं कि आज हम इतना 500 रुपए कर रहे हैं, कल 1000 करेंगे, या मुझे कहीं से मिलेगा तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। मान लीजिए आपको एकदम से ज्यादा सा फंड कहीं से मिल जाता है, तो पूरा उसे उड़ा नहीं देना चाहिए। कुछ आप इन्वेस्ट कर दीजिए, कुछ आप अपना अगर लोन कोई चल रहा है तो उसको उसको रीपे कर दीजिए। तो इस तरह करके आप अपने को धीरे धीरे उस ट्रैप से बाहर कर लेंगे, फाइनेंशियली फ्री कर लेंगे। तो मतलब वही है, माइंडफुल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी। जरूरी है माइंडफुल होना। और आप आज जो सारी चीजें बोल रही हैं, मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सुधा मूर्ति जी को बहुत सुनती हूँ, और वो हाँ जैसे बोलती है मैं उनको, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितनी सिंपल, कितना हाँ लॉजिकली वो बोलती है। तो आज आपसे बात कर रही हाँ। हूँ, ट्रस्ट मी अनुपमा जी, मुझे वही फीलिंग आ रही है कि मैं भी सुधा मूर्ति जी की फैन हूँ। मैं हाँ, उनकी सारी बुक्स पढ़ती हूँ और वो सारी चीजें देखती हूँ। और वो लेडी इतनी सिंपल है, इतनी अच्छी है कि कुछ पूछिए नहीं। बहुत तो बहुत। तो जब आप बहुत ज्यादा अच्छी है। रिलेट ही कर रही थी कि कितना जरूरी है एक वुमेन को अपने पैरों पे खड़े रहना, कितना हाँ, जरूरी है अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज करना, क्योंकि हम्म, अनुपमा जी आपके टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत फर्क है। हाँ स्टिल अनुपमा जी मैं देखती हूँ, आई बिकॉज आई एम अ सेल्फ लव कोच, तो मेरे पास बहुत सारी जो भी फीमेल्स आती हैं, अभी भी मैंने एक चीज देखी, दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर फिजिकल बॉडी हाँ rather than learning new things, rather हाँ than investing। उनको ऐसा हाँ लगेगा अरे इतने पैसे इस कोर्स में करने से अच्छा तो मैं ये ड्रेस ले लेती हूँ, या ये मैं मेकअप का हाँ कर लेती हूँ, या ये कोर्स। हाँ लेकिन हाँ आज जब आपने बोला, मुझे लगा यस, कितना जरूरी है कि अपनी फाइनेंसेस को समझना। और जो चीज एक आपने हाँ बोली, मैं इतने साल एजुकेशन सिस्टम में ही थी, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी सिखाया ही नहीं गया द इम्पोर्टेंस ऑफ हाँ मनी, हाउ टू मैनेज। हाँ तो इट्स रियली रियली, और आपके टाइम पे तो मुझे सकते हैं बहुत सारी लेडीज कुछ और करती थी और बाद में बैंकर टर्न हो गई, हाँ राइट? जैसे आपने बोला मीनल, मैंने हाँ एमएससी किया था बट कहाँ पहुंच गई, हाँ। राइट? वहां पहुंच गई मैं, हाँ हाँ वहां मैं पहुंच गई कि मतलब बैंकर। लेकिन उसके बाद मुझे समझ आया क्यों मैं कोच में, आपने मुझसे पहला क्वेश्चन ही किया था आप कोच में कैसे बदल गए। तो मैं जब बैंक में थी और लोगों को सिखाती थी, बताती थी, तो मुझे तब एक समय के बाद ये फील होने लग गया था कि इतनी सारी लेडीज ऐसी हैं, इनको कौन बताएगा। तो मुझे मेरे मन में आने लगा था कि मेरे पास जो लेडीज आती हैं, मान लीजिए 10 to 5 के बीच में आती हैं, 10 to 4 होता था बैंक का समय, तो उनको ये चीजें नहीं आती हैं। अगर मुझे इनसे ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा लेडीज तक पहुंचना है, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तब सुपर। मैं जो है मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन कैसे बता सकती हूँ उन लोगों को। ये सारी बातें दिमाग में आई, और कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी थी जिनकी वजह से मुझे वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं अभी काम कर रही होती तो अभी बैंक में ही और होती। कितना तो अनुपमा जी, 36 साल, अच्छा है कि आप कोच बनी और हर औरत को ये सिखा रही हैं कि कैसे। हाँ तो कुडोस टू यू, आई तो बिलीव कि अच्छा ही हुआ कि अब आप कंट्रीब्यूशन वाले साइड पे आ गए। हाँ। वेरी। तो मैं आप सबको सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया की फाइनेंशियल लिटरेसी 24% है।
जो कि वर्ल्ड के अनुसार बहुत कम है। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो है वो डेनमार्क की है 71%, और हम सोचिए कितने पीछे हैं उससे। तो हमें अगर अपने देश को स्ट्रांग बनाना है तो अपनी आधी आबादी को भी और स्ट्रांग आधी बनाना पड़ेगा। और आबादी आधी आबादी मतलब सारी वुमेन। यस हाँ, आधी आबादी मतलब सारी वुमेन को स्ट्रांग बनाना है। तो वुमेन को स्ट्रांग बनाना है तो उन्हें फाइनेंशियली लिटरेट करना होगा। और एक चीज और है, अगर वुमेन फाइनेंशियली लिटरेट होगी तो वो अपने बच्चों को सिखाएगी, है ना। अगर उसे ही नहीं आएगा तो क्या सिखाएगी। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर आप एक लेडी को पढ़ाते हो, लिटरेट करते हो, उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं कहा था, उन्होंने तो नॉर्मल लिटरेसी कहा था कि अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो समझिए उसका पूरा कुटुंब पढ़ जाता है। यस उसके आसपास उसके बच्चे और उनके बच्चे सब जो है पढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को जानती है। तो उसी को थोड़ा सा चेंज करिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी अगर वुमेन पढ़ेंगी, वुमेन समझेंगी, तो उनकी पूरा जो कुनबा होगा, पूरा कुटुंब होगा, वो भी फाइनेंशियली लिटरेट होगा। तो आगे आने वाली जनरेशन को फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जैसे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो इन चीजों से बचा जा तो सकता है, क्योंकि जड़ क्या है? पैसा। यस एंड अनुपमा जी आप ये बोल रहे थे तो मुझे एक और चीज बहुत इजी गोइंग में याद आई कि आपको आपके फादर, आपके ब्रदर्स, आपके हस्बैंड, आपका सन कभी भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट ओपनली बोल रही हूँ, मूर्ख नहीं बना पाएंगे अगर आप फाइनेंशियली हाँ, लिटरेट हो। हाँ, तो हर चीज कोई भी। होना चाहिए बिकॉज यू आर 50% हाँ, पार्टनरशिप। हाँ, आप औरतें इसी में खुश हो जाती है मुझे घर खर्चा मिल जाता है, तो आप सिर्फ घर हाँ, चलाने की नहीं हो, आपको अपनी पूरी जिंदगी भी चलाना है। हाँ, लर्न डार्लिंग आप, लर्न। हाँ, यस। मतलब आप ये समझिए कि हम लोगों ने अपने आप को ऐसा कर लिया, है ना। नहीं तो हमारे यहाँ क्या था, गॉडेस ऑफ वेल्थ कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी कोई पुरुष नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। तो आपको भी अपने घर की लक्ष्मी बनना है। आपको दोनों मतलब लोग आपके पास आए, मतलब आपके हस्बैंड और आपके बच्चे आए आपके पास कि ये चीज कैसे होगा, आपको वैसा बनना है। तो आपको गॉडेस लक्ष्मी बनना है, यस कितना प्यार से आपने गॉडेस ऑफ सिखाया। वेल्थ बनना है। हाँ इनफैक्ट सबका सीखते हैं गॉडेस लक्ष्मी बनना मीन्स खुद सारा गोल्ड पहन लेना। हाँ, गॉडेस लक्ष्मी बनना मतलब इतना स्मार्ट होना कि आप अपने घर के, हाँ, अपने फाइनेंसेस, अपने बच्चों के, सब अपने हस्बैंड, मैच कर। सब पता होना चाहिए, सब हाँ, कहाँ हाँ, किसका अकाउंट हाँ, है, क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, टू हाँ, literate yourself for this, right? It's very हम्म, हम्म, learn education लो उसके बारे में and सीखो। हम्म, So everyone, those who are listening to us, again I want to say I'm Neenal Gavlani and she is Anupama Kumar. We are here to just make you understand कि financial freedom क्या होता है, और even if you are a homemaker, a professional, कैसे आप ये छोटे tips और strategies use करके smart women बन सकती हैं, राइट। इसलिए उन्होंने सिखाया। एंड मेरा एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अनुपमा जी से पूछना चाहूंगी, बट बिफोर दैट आई वांट एवरीवन टू बी रेडी विथ योर क्वेश्चंस बिकॉज इट्स 10 minutes टू गो। सो आफ्टर 2 minutes वी विल ओपन अप फॉर द Q&As। आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है अनुपमा जी से, कौन से बैंक में इन्वेस्ट करें, कहाँ से पॉलिसी शुरू करें, जो भी कुछ पूछना है, ट्रस्ट मी शी विल गाइड यू अ लॉट। सो अनुपमा जी एक और क्वेश्चन मुझे बहुत जरूर, जैसे अभी मोदी जी ने अभियान चलाया डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, सब कुछ चलाया एंड ऑफ कोर्स हम हर होम मेकर्स को पैसा मिलता है कि बिकमिंग अ कोच। जो मैंने देखा है कि विमेन अभी डिजिटल वाइज इतनी स्मार्ट नहीं हुई है। दे डू नॉट गो फॉर नेट बैंकिंग, दे डू नॉट गो फॉर पेटीएम और जीपेज। अभी तक इतना डिजिटल इंडिया नहीं हुआ है। तो आपका इस पे क्या पॉइंट है, होना चाहिए या सारे पूरे टाइम कैश लेके ही घूमना चाहिए? नहीं, डिजिटल तो होना चाहिए, क्योंकि बिना उसके तो हम वर्ल्ड में बराबर से नहीं चल पाएंगे ना। पूरा वर्ल्ड कहीं और जा रहा है और हम कैश लेके घूमेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन हर एक लेडी को अपना जब वो अकाउंट खोलेगी सेविंग का, तो सबसे पहले उसको एटीएम चलाना सीख ले। सेंड मोबाइल ऐप एक होता, मतलब सॉरी, मैं सेंट्रल बैंक का है, सेंड मोबाइल ऐप जो होते हैं बैंक के, वो जो है अपने पास रखे, और उससे बहुत आसानी से हो जाता है। एक बार ऐसा नहीं है कि किसी भी बैंक में जाके पूछेंगी तो नहीं बताएगा। पर एक और चीज है, इनकेस आपको कोई नहीं बताता, आपने एक अकाउंट खोल लिया, ठीक, आप यूट्यूब पे जाइए, अपना क्वेश्चन डालिए कि एटीएम यस कैसे चलाते हैं, नेट बैंकिंग कैसे करते हैं, मोबाइल ऐप कैसे चलाते हैं, तो वो पूरा गाइड करता है। थोड़ा वो गाइड करेगा, थोड़ा
आपके पास बुद्धि है ना, जिसको सिर्फ खाली सजने संवरने या खाने पीने एंजॉय करने में लगा रहे हैं, उसको आप अप्लाई करिए, समझिए, और आप चलाना सीख जाएंगे। ऐसा कोई, सबसे पहले मैं कहूंगी कि 1-2 रुपए के ट्रांजेक्शन करिए, और वो भी घर में ही करिए। मान लीजिए आप, कोई लेडी सीख रही है, वो अपनी मम्मी के अकाउंट में या अपनी बेटी के अकाउंट में 1 रुपए ट्रांसफर करके देख ले, उसको चलाना आ जाएगा, है ना। एंड एवरीथिंग इज वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है। हाँ, तो हाँ, अनुपमा जी, जब व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा चला लेते तो फिर ये ऐप्स भी तो चला ही लेंगे। बिल्कुल चला लेंगे, और चलाना सीखना भी चाहिए। पर हाँ, क्योंकि मैं साथ साथ बैंक में ये भी देखती थी कि मतलब स्कैम्स भी बहुत होते हैं। एक्चुअली लेडीज और जो लोग हैं वो उससे डर जाते हैं, और उसकी भी अवेयरनेस बहुत कम है। तो जो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, अकाउंट की इंफॉर्मेशन, या आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है और फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो मैं अपने कोर्सेज में वो भी सबको बताती हूँ, और मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं एक बुक भी लिख रही हूँ आइडेंटिटी थेफ्ट पे, तो ताकि मैं लोगों को एजुकेट कर पाऊँ कि ये किस तरह के स्कैम्स होते हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए। तो क्योंकि बैंक में लोग आते थे, नहीं जानते थे बहुत सारी चीजें, और बाद में आके पूछते थे ये कैसे हो गया। तो हम लोगों को पता चलता था, या हमारे पास पुलिस की तरफ से ईमेल आता था कि इस अकाउंट को लॉक कर दो, इसको, ये इसमें स्कैम्स हो रहे हैं ये। तो वो चीजों के बारे में जो मुझे नॉलेज है, तो वो चीजें मैं लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए तो एक अलग ही वो होगा कब कि आपकी अलग बुक से लॉन्च बताऊं। होने वाली है? जल्दी से बताइए मैं so that अगले we can recommend everyone. अगले 1-1.5 महीने में जरूर लॉन्च कर दूंगी Superb, उसको। superb, हाँ, superb. Lots of blessings and तो love to you, Anupama ji, हाँ, for that. हाँ, I want कि आप जल्दी से ऐसे लाएं ताकि सब लोग उसको रीड करें और हाँ, अपने और एजुकेट करें. So we are open for questions. If you have any question to ask अनुपमा जी से related to your finance, आपको अगर कोई भी टिप चाहिए, कोई भी स्ट्रैटेजी चाहिए, जरूर लिखिए कमेंट में so that she can answer you. Come on, go ahead and ask the questions. Whatever you want to know, जो भी. और शर्माने की जरूरत नहीं है. अगर आपका फर्स्ट टाइम भी है कि आप फाइनेंस के ऊपर कोई सेशन सुन रहे हैं, बिंदास पूछिए. इट्स अ वेरी सेफ स्पेस. इसलिए मैं अनुपमा जी को लेके आई हूँ, ताकि अगर आपको ऐसा लगे अरे मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सब हंसेंगे या सोचेंगे मुझे इतना भी नहीं पता, ये भी मत सोचिएगा. जस्ट गो अहेड एंड आस्क, क्योंकि हमको भी बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, धीरे 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 सीखी हाँ, है. धीरे धीरे सीखिए। यस, बट सीखने की चाहत थी. राइट अनुपमा जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फाइनेंस को कभी ये नहीं सोचे कि ये कोई बड़ी टेक्निकल चीज है, हम नहीं कर सकते। एक्चुअली फाइनेंस जो है बिहेवियर है, साइकोलॉजी है। आप कैसे चीजों, पैसों को खर्च करेंगे, कैसे बचाएंगे, ये साइकोलॉजी है, ना कि कोई टेक्निकल चीज नहीं है कि हम इसे समझ नहीं पाएंगे। और लेडीज के पास तो वैसे भी 6 सेंसेस होते हैं, यस. वो ज्यादा समझ सकती हैं, बस वो सोच लें कि मुझे समझना है। So if you have any question, go ahead. I know आज के सेशन में बहुत कुछ अनुपमा जी ने बताया. How to invest, how to do budgeting, how to save, कैसे सिप स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आपके पेंशन अकाउंट होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए. बहुत 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 कुछ अनुपमा जी ने बताया. लेकिन अगर आपको कुछ आपसे पर्सनल पूछना है, आपको नेट बैंकिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है, लोन लेने से रिलेटेड कुछ पूछना है, go ahead and ask her. She will guide you कि कौन सा बेस्ट तरीका है. और अनुपमा जी, अगर कुछ प्राइवेट बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक में भी कुछ है तो बिल्कुल आप उनको आगाह कीजिए या उनको बताइए कि कैसे करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं. क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि प्राइवेट बैंक्स ज्यादा प्रॉपर तरीके से आपके घर तक भी आ जाते हैं वो सब हेल्प करने. हाँ, लेकिन जो SBI है या नेशनलाइज्ड बैंक है, वो आपको बार बार वहां बुलाते हैं. हाँ, या तो लोग इसमें भी आ जाते हैं हाँ। कि तो प्राइवेट बैंक, जो जो जाने माने बैंक है, उनमें तो जरूर करिए, लेकिन जो जो जिन बैंक के बारे में आपको ज्यादा ना मालूम हो, उनमें नहीं इन्वेस्ट करें. और एक चीज है, कोऑपरेटिव बैंक में ना करें, क्योंकि वो उनकी उन फंड्स के बारे में बहुत ज्यादा मालूम नहीं होता, और वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, या RBI का उनके ऊपर कुछ बैन्स लग जाते हैं. तो कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर 0.5% नॉर्मल बैंक से ज्यादा देते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे लोगों को मैं ये राय दूंगी कि उनमें ज्यादा ना इन्वेस्ट करें, Anupama ji, कोऑपरेटिव we have बैंक्स में. right now. What type of investment we can do at the age of 50 plus? Amazing question.
हाँ, तो जैसे आप 50 प्लस हो तो दो तीन चीजें, एक फॉर्मूला है जो कि अपनी क्लासेस बताते हैं, पर मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए आपकी एज जो है 45 है, मान लीजिए कि 45 आपकी एज है, तो आपको 100 माइनस 45, ठीक 55 आया, तो उतना आप इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, जहां इक्विटी में जाके लगा सकते हैं। इक्विटी का मतलब है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, लेकिन आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट नहीं जानते तो मत लगाइए उसमें, जब तक आपको इस चीज की प्रॉपर नॉलेज ना हो आप मत लगाइए। पर म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। आप गूगल से ही पूछ सकते हैं कि कौन से टॉप 3 या टॉप 5 म्यूचुअल फंड है ना, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत सारी साइट्स हैं जिनमें जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपने म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। तो अपना आपके पास जो भी है मतलब पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उसका 55% जो है वो म्यूचुअल फंड या इक्विटी में लगाइएगा, स्टॉक्स में, जहां पर कंपनीज में। लेकिन 45% जो है वो डेट फंड में लगाना चाहिए। डेट फंड वो जो जिनमें ज्यादा रिस्क नहीं, उन फंड में लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है कि कितना, मतलब 100 माइनस आपकी एज जो है, जो इज इक्वल टू जो आएगा उतना आप म्यूचुअल फंड और इक्विटी में लगा सकते हैं, और जो आपकी एज है उतना डेट फंड में जरूर लगाइए। Super. Thank you and thank you for that wonderful question. Because जो 50 plus है, 60 plus है, please सुनिए और जरूर समझिए. For homemakers with no personal income but just some saving, what would you suggest we should do? Amazing question, Suchira. Yes, बोलिए अनुपमा जी. इनका क्वेश्चन मैं किस रिपीट क्या? करूं अनुपमा जी? हाँ हाँ सुचीरा बोल रही है कि जो होम मेकर्स है, फॉर होम मेकर्स हाँ। विद पर्सनल इनकम, जिनकी कोई पर्सनल इनकम नहीं है बट जस्ट सम सेविंग, व्हाट वुड यू सजेस्ट वी शुड डू? अच्छा, तो आप उसको ना उसमें लगा सकती हैं, ग्रोथ फंड में लगा सकती हैं, अगर आपको तुरंत पैसे नहीं चाहिए तो। या फिर आप अगर नहीं उसमें लगाना चाहती हैं तो उसी में से एसआईपी शुरू कर दीजिए। फिर आपका जो जो पैसा थोड़ा थोड़ा बचता जाए वो अपने सेविंग अकाउंट में डालते जाइए, सेविंग अकाउंट से एक एसआईपी चला दीजिए, तो उसमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। राइट. मतलब एसआईपी का जो रिटर्न है वो 11 to 12% होता है, कभी कभी 13% भी होता है, तो वो इन्फ्लेशन से ज्यादा है, काफी ज्यादा है, इसलिए उसमें लगाना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और एफडी में लगाने से क्या होता है कि इन्फ्लेशन के बराबर ही आता है अप्रोक्सीमेट, या टैक्स कट जाता है, एफडी के इंटरेस्ट पे टैक्स भी कट जाता है, तो आप कई बार नीचे भी आ जाते हो जब अनुपमा आपको फाइनली पैसे मिलते हैं। का फुल फॉर्म भी बता दीजिए, क्योंकि ये सब किसका? एसआईपी, एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। it is called systematic investment plans. So म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, नहीं तो आप किसी बैंकर के साथ बैठ के भी उस बैंक में जाके समझ सकते हैं. अगेन देयर इज वन, प्लीज डेट फंड्स एक्सप्लेन कर दीजिए, प्लीज क्लियर डेट फंड्स. डेट फंड्स जो है, मैं तो कुछ आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप खुद उसमें गूगल में जाइए, लेकिन डेट फंड वो होते हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 होता है, और रिस्क बहुत कम होता है। मतलब आपको पूरा, अभी बहुत लंबा समय और लगेगा कि अगर मैं पूरा समझाने के लिए बैठती हूँ कि डेट का क्या मतलब है, डेट फंड का क्या मतलब है, बट थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो व्हाट इज डेट फंड आप गूगल पे अगर लिखेंगे तो आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आपने कुछ यहाँ पर शब्द सुने, लोगों ने, आपने सुने, लोगों ने सुने, आप इन शब्दों को ना गूगल में डाल के देखिए, क्योंकि मैंने भी, ठीक है बैंक में सारी चीजें नहीं सिखाई गई, लेकिन जो शब्द मैंने कहीं अलग सुन लिए उनको मैं गूगल पे डाल के देखती थी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, तो फिर इसको क्या कैसे करते हैं, क्या होता है, तो अगर आप हाँ ढूंढते जाइए तो आपको काफी नॉलेज मिल जाती है। अच्छा, एक अगर इतना हमने सेशन किया और महिला सम्मान निधि की बात नहीं की तो सब बेकार हो जाएगा ना। इस बजट में महिला सम्मान निधि आई है, जिसमें महिलाओं के लिए स्पेशल है कि 2 लाख तक, मैक्सिमम 2 लाख तक लोग इन्वेस्ट कर सकती हैं लेडीज, और ये 31 मार्च 25 तक के लिए खुली है, 23 से 25 2 साल खुला रहेगा। इसमें 7.5% जो है रेट, तो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज गए, आज आपने 10,000 लगा दिया तो अगली बार गए तो फिर लगा दिया, ऐसे नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम 2 लाख है, तो जिसके पास जो भी फंड हो तो वो लगा सकता है इसमें जाके। वो महिला सम्मान निधि,
एंड ये हर बैंक में अवेलेबल रहेगा कि ये देयर आर सम बैंक में भी है, हाँ बैंक में भी है, पोस्ट ऑफिस में भी है। बैंक में भी है? सो जल्दी से लिख लीजिए, शी हैज गिवन अ फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन, लिख लीजिए, राइट? इट्स वेरी वो इसी बजट में आया है, निर्मला सीतारमन ने इसी बजट में दिया है ये वेरी लेडीज के। हाँ चलिए, थैंक यू टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर, थैंक यू। क्योंकि कुछ तो सोचा लेडीज के बारे में जानना कितना जरूरी है ना। आई हैव सीन दैट पीपल डोंट नो, एंड फिर वो इजीली बोल देते हैं अरे नेता लोग करते क्या है, इतना कुछ तो करते हैं, समझ क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द चेंज, बिकॉज कोई भी हाउस में ये नहीं बताएगा कि यस महिला सम्मान निधि, यस what is the benefit, she wants to know what is the benefit. It's the last question, tried because it's बेनिफिट, बेनिफिट स्पेशली लेडीज के लिए है, और मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा दे रहे हैं, तो ये स्पेशली एक सम्मान देने के लिए लेडीज को किया गया है, और कुछ नहीं है, मतलब ये उनका ही है, उसमें किसी जेंट्स का नाम नहीं जुड़ सकता। ये उनका पैसा है, उसमें वो अर्न करेंगी, ये यही बेनिफिट है कि उसमें वो 7.5 नॉमिनी नॉमिनी अपनी लड़की को बना दें या लड़के को, जो जिसके पास होगा उसी को तो नॉमिनी बनाएगा। अब आप अगर खोलेंगी तो आप अपने बच्चों को ही बनाएंगी ना। तो वो तो कुछ बात नहीं है। हाँ। और एक इज इट टैक्स फ्री? नहीं, ये शायद टैक्स फ्री नहीं है, टैक्स है इसमें, टैक्स तो है, लेकिन महिलाएं अगर कमाती नहीं है तो टैक्स आएगा ही नहीं, फिर वो टैक्स में ही नहीं आएंगी, तो उन्हें पे ही नहीं करना पड़ेगा। तो फिर हाँ ये है ना। तो एक चीज और कहना चाहूंगी, सोचिए कि हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लेडी है, तो क्या हम अपने घर के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते? राइट राइट। तो हमें भी तो ये सोचना चाहिए ना कि हमारे एक लेडी है, वो भी तो लेडी ही है ना, वो पूरा देश संभाल रही है, देश का फाइनेंस संभाल रही है, तो कम से कम हम इतना सीख सकते हैं कि हम अपने घर के फाइनेंस को संभाल सकें। So everyone, I really want to thank every woman who is sitting here watching us. Thanks again, Meena. Love you, Betu. Thank you so much. And I really want to say कि amazing questions से अनुपमा जी से इतना कुछ सीखने को मिला. She would be posting इसी लाइव में जब मैं इसको रीपोस्ट करूंगी, I will be posting हर कोर्स फ्री मास्टर क्लास है, वो आप पोस्ट कर दीजिएगा। यस, तो जिसको लोग ज्वाइन कर सकते हैं और एक्स्ट्रा जान सकते हैं। उनका इंस्टा आईडी इस लाइव के ऊपर था, गो एंड फॉलो हर, ज्वाइन हर प्रोग्राम, शी विल डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड इतना सिंपली कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा अभी तो बहुत ऐसा लगता है कि इट्स अ रॉकेट साइंस, बट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। If you sit with her, she will really make you understand. So thank you everyone for joining. Have a wonderful weekend. अनुपमा जी जाने से पहले मैं हर किसी से एक क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ, और आपसे तो जरूर पूछूंगी क्योंकि आपने तो अभी तक अपनी सर्विसेज सोसाइटी को दे ही रहे हैं। What is your life mantra? Life mantra? Yeah. Every woman should be a lifelong learner. Yes, amazing, amazing. That every woman should be a lifelong learner. जो भी चीज आप सीख रही है उसके बाद दूसरी चीज सीखो, आगे बढ़ो, फिर सीखिए, learn. Super, because really she is an inspiration for all of us. हम तो बस यही सोचते रहते हैं अभी कमा रहे फिर कब रिटायर होंगे, पर वो रिटायरमेंट लेने के बाद भी सेकेंड इनिंग्स खेल रही है। सो isn't it so much amazing? So thank you Anupama ji once again. I'm Meenal Gavani, self-love coach for women, and I am here to just make you understand कि बहुत easy होता है अपनी लाइफ को रिक्रिएट करना, सिर्फ अपने नजरिए को बदलिए। एंड थैंक यू सो मच अनुपमा जी, टाइम निकाला आपने और इस शो पे आई, और हम सबको सच में कितने इजी गोइंग में बैंकिंग समझा दिया। बिकॉज आई रिमेम्बर मुझे तो बैंक जाने से इरिटेशन होता था, मैंने मेरे पापा को बोल के रखा था यू मैनेज ऑल माय अकाउंट्स एंड एवरीथिंग। सो बट अब धीरे 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 सब सीख के वापस बढ़ जा रही हूँ। So thank you so much. Thank you so much. To everyone. Thank you. Thank you. Bye bye everyone. Bye bye.